आलोक जी के पास आता हूँ। आलोक जी, आपकी पहली टिप्पणी प्रश्न कोई नहीं है। आराधना जी ने अपना एक पर्सपेक्टिव दिया है इसके ऊपर। मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगा कि आप इस ट्रेड डील को किस नजरिए से देख रहे हैं। जी, तो जैसा डॉक्टर आराधना ने कहा वो बिल्कुल सही कहा। मैं वही बात कहने जा रहा था कि दरअसल ये ट्रेड एग्रीमेंट को ट्रेड एग्रीमेंट की तरह कम और फॉरेन पॉलिसी एग्रीमेंट की तरह ज्यादा देखा जाना चाहिए। वो वजह आप बहुत समय से देख रहे हैं कि भारत यूएई के साथ पींगे बढ़ा रहा है तरह तरह के। आप तो वहाँ मंदिर बन रहा है, ये वाली चर्चा भी आपने सुनी ही होगी। तो जी एक तरह से आपको जिसको अरब देश कहते हैं, जो जीसीसी टेक्निकल टर्म है, लेकिन ये अरब देशों में, मुस्लिम वर्ल्ड में एक तरह का एंट्री पॉइंट आपको मिलता है यूएई के साथ। क्योंकि ये उन देशों की तरफ से देखिए एक बार, उनकी इकोनॉमी अभी तक की जो सबसे चमत्कारी चीज पिछले हमारी जिंदगी की हुई है वो है तेल की खोज। और उस तेल की खोज ने उनकी जिंदगी बदल दी, उनकी इकोनॉमी बदल दी। उनमें से तमाम देश ऐसे रहे जो तेल के आगे कुछ सोचते ही नहीं थे। यूएई शायद पहला देश है जिसने अपने आप को तेल के आगे बढ़ा के देखना शुरू किया और ये सोचना शुरू किया वहाँ के अमीरों ने कि वहाँ अमीर का मतलब राजा होता है, हमारे देश के अमीर की तरह वहाँ का अमीर नहीं है। ये भी साफ कर दूं, यहाँ के अमीर ने ये सोचा कि हमारे मुल्क में जब तेल खत्म हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, तब हमारे यहाँ कोई इकोनॉमी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और वही वजह है कि दुबई इतना बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर बना। लेकिन हम, ये बात बहुत अच्छी है कि हमारे देश से अफ्रीका तक के लिए एक रास्ता खुल जाएगा दुबई के साथ या यूएई के साथ ट्रेड एग्रीमेंट होने के साथ। लेकिन इसको आप देखें तो बहुत से लोगों के लिए भारत का रास्ता भी खुल जाएगा। और इस वक्त भारत जो है, हमारी जो 135 करोड़ की जनसंख्या है, ये अब दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे आकर्षक बाजार है। चीन जनसंख्या में हमसे बड़ा जरूर है, लेकिन चीन वैसा आकर्षक बाजार नहीं है, क्योंकि चीन खुद ही इतना माल बना के अपने यहाँ क्या पूरी दुनिया में झोंक रहा होता है कि दूसरों की हिम्मत नहीं पड़ती है कि जाके उस बाजार में हाथ लगाए। तो कितनी तरह के लोग, कितनी तरह के देश, कितनी तरह की कंपनियां यूएई के रास्ते से भारत में एक्सेस की कोशिश करेंगी, ये एक बड़ा चिंता का विषय हो सकता है और ये होना चाहिए। वजह क्या, अब यूएई का अपना कोई प्रोड्यूस है नहीं, जैसा आपने अभी बताया कुछ देर पहले। हमारा, हम कहते हैं एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी, कि भाई अपने पड़ोस को थोड़ा और बढ़ा के देखें। लेकिन जो बिल्कुल पड़ोस है हमारा बांग्लादेश और पाकिस्तान, और इधर नेपाल से तो उस तरह की कोई चीज आती नहीं है, श्रीलंका है। इन देशों से हमारे जो अपने संबंध हैं, सीधे व्यापार संबंध, उनमें बहुत सारे पेंच हैं। पाकिस्तान के साथ तो बहुत ज्यादा है। अभी मैं देखता हूँ जैसे आप इस वक्त बहुत ज्यादा पाकिस्तानी सीरियल्स चल रहे हैं, आप उनको देखिए और आप, आपके परिवार की महिलाएं अगर उनको देखती होंगी तो वो आपसे यकीनन कहेंगी कि भाई देखिए यहाँ कितने अच्छे सूट मिलते हैं, इनके कपड़े कितने खूबसूरत होते हैं। मैं अभी बांग्लादेश होके आया हूँ, वहाँ जो कपड़े मिल रहे हैं उनकी क्वालिटी, ये तो पाकिस्तानी वाले की तो मैं सिर्फ खूबसूरती बता रहा हूँ, बांग्लादेश वाले की क्वालिटी, उनका दाम, सब कुछ इतना इतना आकर्षक है कि मुझे लगता है कि ये रिश्ता हमारा अगर सीधा सीधा बहुत आसानी से खुला रहे तो बहुत कुछ हो जाएगा। तमाम वहाँ ऐसे स्टोर्स हैं जो सामान बेच रहे हैं। मैंने तो बहुत से लोगों से बात की, पूछा, आप बांग्लादेश का वीजा लेने की कोशिश कीजिए बोरा साहब, और आप शायद गए भी हों। इस वक्त बांग्लादेश से भारत का वीजा और भारत से बांग्लादेश का वीजा लेना बड़ा विकट काम है। पाकिस्तान से तो आप असंभव ही मानिए, वो तो पूरी हम लोगों ने बदल और उससे पहले गदर देख ली है। लेकिन बांग्लादेश से भी क्यों है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन भारी परेशानी है। जबकि हमारे यहाँ से दुबई जाना और वहां से दुबई जाना ये बहुत आसान है। तो ये पड़ोसी, और इसके साथ चीन, जो कोई दरार, कोई रास्ता खोजने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है। जिस अफ्रीका की हम बात कर रहे हैं, उस अफ्रीका में चीन ने न जाने कितनी जमीन खरीद रखी है, कितना कर्जा बांट रखा है, कि वो एक तरह से अपने एहसान के तले दबा के उनको पहले से ही उसने, हमारे अवध का शब्द है, अर्दब में ले रखा है, दबा रखा है। तो वो, मुझे ऐसा लगता है कि आप राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो अच्छा है, आप यूएई को एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद भारत के अंदर भी आप एक ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं इससे कि भाई हमारी सरकार यूएई के साथ अच्छे रिश्ते बना रही है। आपका भारत के साथ, भारत से बाहर जाने वाला क्या क्या चीजें जाएंगी और वो इस रूट से जाएंगी तो क्या ज्यादा फायदा होने वाला है। ये एक और चीज देखिएगा, भारत में बहुत सारे लोग आज की तारीख में, और ये मैं बहुत बड़े अमीर लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ,
सुनील गावस्कर दुबई के रेजिडेंट हैं, ये आपको शायद पता हो। इस जी। तरह के और बहुत सारे बड़े लोग हैं जो दुबई रेजिडेंट हैं, क्योंकि दुबई में अभी तक टैक्स नहीं लगता था, वहाँ इनकम टैक्स नहीं होता था। अभी वहाँ नीति बदली गई है और वहाँ 9% इनकम टैक्स लगाने की तैयारी हो रही है। हालांकि उस 9% से ही बहुत लोग हिले हुए हैं, लेकिन तमाम कंपनियों के लिए भी। क्यों? क्योंकि वो अपनी इकोनॉमी बढ़ाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लोग यहाँ आए, काम करें, यहाँ कमाई करें, चाहे कहीं और कमाई करें, यहाँ दिखाएं। इसके लिए वो तरह तरह के प्रोत्साहन देते रहे हैं। अब ये जी। टैक्स लग रहा है, इसका अर्थ है कि वहाँ काम कुछ ज़्यादा हो गया है इंडिविजुअल वाला। अब वो कंपनियों को चाहेंगे कि वो आएँ, यहाँ कारोबार शुरू करें। वो कारोबार हमारे लिए, जब हम भारत में शर्त लगाते हैं तो कहते हैं कि आप यहाँ बनाइए, मैन्युफैक्चर कीजिए। जब शुरू हुआ था, अब से 30-40 साल पहले आप याद कीजिए, तब असेंबल करना भी मान लिया जाता था। CKD बोलते थे, कंप्लीटली नॉकडाउन किट्स आती जी। थी, बहुत जी। सारी जी। गाड़ियां जो भारत में बननी शुरू हुई। तो अभी यूएई कह सकता है ठीक है, आप ये किट ले आइए, यहाँ बना लीजिए। और जो 40% वैल्यू एडिशन का फॉर्मेट है, वो खास तौर पे, मैं बाकी देशों का नहीं कहता हूँ, लेकिन जो बहुत सस्ता प्रोडक्शन जिन देशों में हो रहा है और उनके उनके प्रोडक्शन की वैल्यू और भारत में उस सामान की मार्केट वैल्यू में इतना फर्क बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको, कि जिसमें वो वहाँ आने के बाद चीज़ों को असेंबल करेंगे या थोड़ा सा चेंज करेंगे और कहेंगे कि यहाँ 40% का वैल्यू एडिशन हो गया, क्योंकि खरीदने का इनवॉइस है वो 40% नीचे का है और जो सप्लाई का इनवॉइस है वो 40% ऊपर का है, तो वो वैल्यू एडिशन हो जाएगा। यूएई की सरकार सर्टिफिकेट दे देगी कि हाँ वैल्यू एडिशन हो गया है, क्योंकि उसका तो इस समय ध्येय है कि हमारे यहाँ कारोबार बढ़े, हमारे यहाँ बहुत सारा बिजनेस हो और हम अपने लोगों के लिए कुछ एक अच्छा सुखद भविष्य बनाएं, दुनिया में अपने आप को एक इंटरनेशनल ट्रेड हब के तौर पर एस्टेब्लिश करें। तो जी। ये भारत को इस तरह बहुत सावधान रहना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम एक जो रास्ता खोलने की, दिलों को जोड़ने की कसरत कर रहे हैं, उस तरफ से एक बड़ा भारी पाइप खुल जाए, जिससे तमाम ऐसी जगहों से तमाम ऐसा सामान यहाँ आने लगे जिसको हम सीधे रास्ते से आने नहीं देते। आपके जाने से पहले एक छोटा सा प्रश्न मैं जरूर करना चाहूंगा आपसे जी। कि भारत अलग अलग देशों से एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का प्रोसेस चला रहा है, लेकिन जब बड़े एग्रीमेंट की बात आती है, RCEP है, लास्ट मोमेंट पे वहां से निकल जाना, और बीच में बात चली थी शायद CPTPP जो है बेसिकली आपकी कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक जो पार्टनरशिप थी, उसके अंदर भी एंट्री की कुछ बात चली थी। लेकिन भारत इतनी बड़ी जो एग्रीमेंट्स होते हैं इंटरनेशनल जो हैं, उनसे क्यों बाहर आ जाता है? उसके मन में क्या संशय रहता है कि वो इंडिविजुअल जो एग्रीमेंट है उसको तो जाके साइन कर रहा है, अभी धीरे धीरे स्टार्ट किया है, लेकिन जो बड़े कॉम्प्रिहेंसिव जो ट्रीटीज हैं, एग्रीमेंट्स हैं, वहां से बाहर आ जाता है। RCEP उनमें से एक प्रमुख है सर। देखिए दिनेश जी, आप तो इन प्रक्रियाओं का हिस्सा रहे हैं। मुझे लगता है इनमें से कुछ चीज़ें तो उस वक्त आपने फाइलों में पढ़ी होगी, कुछ लिखी भी होंगी, जो शायद आप हमारे साथ यहाँ शेयर नहीं कर सकते हैं। जाहिर है काम के दौरान पाई हुई जानकारी को आप यहाँ नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन मुझे एक चीज़ का शक होता है, शंका हो रही है, खासतौर पर पिछले कुछ वर्षों में, कि जिसको समग्र दृष्टि कहा जाता है, बड़ा जिसको वर्ल्ड व्यू कहा जाता है, उसमें थोड़ा लिमिटेशन है, उसका थोड़ा अभाव है। यही वजह है कि हम एक बहुत बड़ी तस्वीर देखने में नाकाम हैं। कोई ऐसे लोग आपके पास एक्सपर्ट शायद नहीं हैं, या उनको उनकी बात सुनी नहीं जाती है, उनको ये बात अपनी बात रखने नहीं दिया जाता है, जो आपको पूरी तस्वीर दिखा सकें। क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर आप किसी बड़े ट्रेड एग्रीमेंट का हिस्सा हो जाएं, पूरा यूरोप एक हो गया, तो उसमें बहुत सारे फायदे हो रहे हैं, सभी को फायदे हो रहे हैं। उस तरह का एक एग्रीमेंट, और 50 बार ये बात आज से तो हो नहीं रही है। आसियान का, साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन का, पैसिफिक रिम कंट्रीज का, ये तमाम तरह के जो पुराने समझौते हैं, उनमें से किसी को भी आप अगर जगह पे लाते हैं तो उससे हम वो कौन सा फायदा रह जाएगा जो हम इस यूएई के या किसी और जो हम 1-on-1 ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। दो चीजें होती हैं उसमें। जब आप एक बड़ा एग्रीमेंट कर लेते हैं तो एक साथ 10-12 बड़े लीडर्स सामने दिखाई पड़ते हैं, एक सिंगल फोटो अपॉर्चुनिटी बनती है जी। जब आप उन 10-12 देशों के साथ अलग अलग करते हैं तो आपको 12 अलग अलग फोटो अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। ये एक आज की तारीख में, ये किसी सामान्य परिस्थिति में शायद आप लोग इसको मजाक के तौर पर लेते हैं, मैं भी ये बात कहता नहीं, लेकिन आज के निजाम में ये बहुत बड़ी संभावना हो सकती है कि साहब
इसमें कितनी बार फोटो खिंचाने का मौका मिलेगा, ये भी एक बड़ा कंसिडरेशन है आज का, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ वो है, मुझे जिसको टैलेंट डेफिसिट कहा जाता है वो गंभीर रूप से दिखता है। वरना ये सवाल अगर मेरे मन में, आपके मन में आ सकता है, तो ये सवाल वहां बैठे हुए जिम्मेदार अधिकारियों के मन में क्यों नहीं आ रहा है? और अगर आ रहा है, मैं उनकी लियाकत पे भी बहुत शक नहीं करता हूँ, उनके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, लेकिन क्या उनका सवाल सुना जा रहा है? क्या उनको इतना अख्तियार मिला हुआ है कि वो अपना सवाल उठाएं और उस सवाल का जवाब मांगें? या उनको कह दिया गया है कि आपको जो बताया जाए आप जाकर वो वाला एग्रीमेंट बना के लाइए, न इसके दाएं बोल देखिए न इसके बाएं देखिए। बिल्कुल आपने सही कहा। और अब दिनेश जी मैं इजाजत चाहूंगा, अगर आप जी जी जरूर, आप, अब मैं समझता हूँ आपके समय की बाध्यता है, उसका मैं सम्मान करता हूँ, और आप कभी भी साइन ऑफ कर सकते हैं। नहीं, मैं आप कभी साइन ऑफ कर सकते हैं। मैं धन्यवाद